हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को, और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मनी बिल के बारे में। मनी बिल यानी कि बिल अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। मनी बिल के बारे में जो आर्टिकल है वो बात करता है आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा कोई स्पेसिफिक और डेडिकेटेड आर्टिकल हमने ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में पढ़ा है क्या? बताओ, नहीं ना। ये टॉपिक ना इतना इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली मैं बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी लगातार इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। अब जब मैं हर साल कह रहा हूँ ना, तो आप ऐसा समझ जाओ, या तो वो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा या मेंस में देखने को मिलेगा। इन दोनों से अगर स्किप कर गया ना अगर वो उस साल, तो पक्का उस साल आपको पीएसआई और ऑप्शनल में देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड इंटरव्यू में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं जिन लोगों का पीएसआई और ऑप्शनल होता है, या फिर आप किसी भी यूपीएससी के छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हो जिसमें मेंस नहीं होता, तो वो अगर पॉलिटी, अगर उन्होंने आपसे पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, पॉलिटी वॉलिटी कुछ आप इंटरव्यू को अपने मोल्ड करके थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके, तो वो मनी बिल के ऊपर बहुत फटाफट से आ जाते हैं क्वेश्चन पूछना। ठीक है। आर्टिकल 110 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है डेफिनेशन के साथ कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। इसकी डेफिनेशन लंबी है क्योंकि उसके कुछ सब पॉइंट्स हैं। आर्टिकल 110 ये कहता है हमारे संविधान का कि एक बिल को मनी बिल तब समझा जाता है अगर उसके अंदर जो प्रोविजन है वो डील करती हो फॉलोइंग मैटर से। देख रहे हो, फॉलोइंग मैटर मतलब सिर्फ यही मैटर, ओनली दीज प्रोविजंस, नॉट एनी अदर प्रोविजंस। आई रिपीट, ओनली दीज प्रोविजन जो हम बात करने जा रहे हैं जिन पॉइंट्स के बारे में, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है। नंबर 1, अगर कोई भी ऐसा बिल हो, सबसे पहले बात क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले, मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है? सबसे पहले राज्यसभा में। क्यों नहीं श्रेया? हाँ, अभी 5 साल के लिए देश की खर्ची, जेब खर्ची कहाँ होनी चाहिए वो सरकार डिसाइड करेगी। सरकार ज़्यादातर कहाँ, ज़्यादातर नहीं मतलब मेजोरिटी सरकार के बंदे कहाँ बैठे हुए हैं, पूरी सरकार कहाँ पर है, जनता के प्रतिनिधि कहाँ पर हैं जो कि मंत्री हैं, लोकसभा। तो ज़्यादा बेटर ये समझा जाता है कि वो डिसाइड करें, क्योंकि जनता ने उनको ट्रस्ट करके 5 सालों के लिए चुना है, तो वो ज़्यादा बेटर चीज़ है। सिर्फ ये रीज़न है इसका। ठीक है। अगर आप कभी आपको एक क्वेश्चन आए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, अभी तक मेंस में नहीं आया, पता नहीं क्यों, कि वाई मनी बिल्स आर ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। ये वाई वाला एस्पेक्ट ना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, उनको वेग आइडिया तो होता है प्रधन्या, वो ऑन द स्पॉट मेंस में जाके सोचते हैं, उन्होंने पहले से होमवर्क नहीं कर रखा होता। यूपीएससी में श्रेय बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क होता है थिंकिंग, जो कि पहले से करना पड़ता है, कि यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हाँ यार इस तरीके के वाहियात चीज़ें, वाहियात क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स, कि इसके बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता कोई, वो होमवर्क पहले से करो। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी 6 महीने वाली बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, 180 दिन वाली, अब वो होमवर्क ही तो है एक तरीके से, कि अभी सोच ले इसके बारे में, तो कम से कम हमें पता लग जाएगा कि नहीं यार ये ट्रैप कर रहा है। 6 महीने 180 दिन नहीं होते हैं। ठीक है। तो नंबर 1, कोई भी ऐसा बिल जो कि ऐसे मुद्दे के साथ डील करे टैक्सेशन से रिलेटेड, कि टैक्स कोई इम्पोज होना है, कोई टैक्स एबॉलिश होना है, रेमेट होना है, ऑल्टर होना है, या किसी टैक्स की रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है, कोई भी बिल अगर इन 5 मुद्दों के बारे में जो कि टैक्स से रिलेटेड है डील कर रहा है, तो वो मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर आएगा। नंबर 2, कोई भी ऐसा बिल जो कि इस चीज़ के साथ डील कर रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो मनी को रेगुलेट किस प्रकार से कर रही है, या फिर बोरोइंग कैसे कर रखी है, या बोरोड मनी को रेगुलेट किस प्रकार से कर रही है, अगर ऐसा कोई बिल है तो वो मनी बिल है। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या बोरो करती है क्या? इसके लिए बिल के मुद्दे की जरूरत है क्या? बताओ। बिल्कुल यार मयूर, प्रधानमंत्री के बाप का पैसा नहीं है ये, हमारे बाप का पैसा होता है ये। और यूनियन गवर्नमेंट की बोरोइंग, अगर बोरोइंग है तो लायबिलिटी भी है। कैसी लायबिलिटी? यू हैव टू पे बैक द बोरोड अमाउंट
दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। सबसे बड़ा लोन आज तक यूनियन गवर्नमेंट ने कौन सा लिया और किससे लिया, जल्दी बताओ। वेरी गुड। एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लिया है। वेरी गुड श्रेया अर्पित। कितना, अक्सर रिपीट करता रहता हूं मैं ये डॉलर। मयूर ऐसा कुछ हो रहा है जैसे इसके अकाउंट में डलवाएंगे पैसे। मयूर कहेगा एक हफ्ते के लिए दे दो मुझे, वापस कर दूंगा मैं, ब्याज भी ले लेना। तब सरकार के पास इतना दिमाग नहीं था मयूर, है ना अपॉर्चुनिटी थी। ये चीज डन। तीसरा, कोई भी ऐसा बिल जो कि ऐसे मुद्दे के साथ डील करता हो विच इज रिलेटेड विद द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या फिर इन दोनों फंड्स के अंदर पैसे का आना हो रहा है या जाना हो रहा है, ठीक है। एंड ये दोनों के दोनों फंड किस लिए होते हैं, किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बताओ, बोलो बोलो। अरे देश की खर्ची से जुड़ा हुआ पैसे होते हैं, नहीं सारे के सारे, बोलो ना सिंपली, है ना। चौथा मुद्दा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा अगर कभी बाहर निकालना है। अच्छा आप कहोगे ऊपर ये वाली बात हो चुकी है विड्रॉल वाली, तो ये स्पेशल पॉइंट को लिखा हुआ है, देखो ना श्रेया बात कर चुका है ना वो ऑलरेडी विड्रॉल के बारे में ऊपर वाले पॉइंट के अंदर। यार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से याद करो, अगर आपने लेक्चर देखे हैं, प्रदन्य आप थे ना, नितिन सिंघानिया इकोनॉमिक्स वाले, इसके लिए सरकार को स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, किससे, जल्दी बताओ। एग्जीक्यूटिव को किससे परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, पार्लियामेंट से। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लिए कोई परमिशन चाहिए होती है क्या? चाहिए होती है वैसे वो हाँ वेरी गुड। पहले पैसा निकाल लो, क्योंकि नाम ही वही कंटिजेंसी वाला, इमरजेंसी आ गई थी, है ना। और फिर बाद में इन्फॉर्म कर दो कि मैंने निकाला इतना और मैं डाल दूंगा बाद में उतना पैसा, सरकार बेसिकली ये बोलती है। अच्छा, जो अपर लिमिट है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, अभी कितना पोर्टफोलियो मेंटेन करके चलती है हमारी सरकार, कितने करोड़ का? 500 करोड़। मयूर ऐसे कम नहीं है सरकार के हिसाब से, है ना। ये तो भिखमंगापन लग रहा है। तो 500 करोड़ सिर्फ बातें करेंगे इतनी करोड़ों की। हाँ वही तो क्या कह रहे कुणाल? हाँ वही तो। नहीं, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को देखते हुए शायद कि बहुत बड़ी चीज हो जाती है एकदम से, इमरजेंसी वगैरह कुछ आ जाए, भिजवाने में लग जाता है। कोविड की सिचुएशन को इमेजिन कर रहा था तब तक। तो फिफ्थ सिचुएशन, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर उनको अगर एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना है तो इसकी जो डिक्लेरेशन होगी ना, ये भी मनी बिल के साथ रिलेटेड मुद्दा होता है। यानी कि आप देखो इन पॉइंट्स को अगर आप रिलेट करो ना, अभी और एक अगला पॉइंट और आ रहा है, इन 4 पॉइंट्स को अगर आप रिलेट करो ना, यार कुछ नहीं है, वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि इनमें से क्या क्या मुद्दे जो होंगे ना वो मनी बिल की डेफिनेशन के पार्ट बनेंगे। अब आप चारों मुद्दों को ना, मैं तो देखो ऐसे याद रखता हूँ कि भैया जहाँ नाम आया ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बस फंड नाम आया, वो मनी बिल की डेफिनेशन का पार्ट है। क्योंकि यूपीएससी ना कभी कभार बहुत चालाकी खेलता है। चालाकी इन द सेंस क्या करता है, अब ये लाइन ना लक्ष्मीकांत में लिखी हुई है श्रेया, यूपीएससी लक्ष्मीकांत से तो नहीं बना रहा ना क्वेश्चन, वो तो जनरल पॉलिटी से बना रहा है। अब जनरल पॉलिटी आप चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़ो, चाहे बाजार से किसी भी बुक से पढ़ो, चाहे इंटरनेट से पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा ना। तो इसलिए लोगों को लगता है कि लक्ष्मीकांत से ज़्यादा हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। अरे नहीं यार, ये डिट्टो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट है और उसकी इंटरप्रिटेशन लक्ष्मीकांत ने दे रखी है, और पूरी भी नहीं दे रखी है, वो तो हमें करनी पड़ती है। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि फंड से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आया, अब इसकी इंग्लिश भले ही चेंज कर दे यूपीएससी, लेकिन भाई आपका अगर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाना, समझने की कोशिश करना उसको कि हाँ
ये स्टेटमेंट बोल रही है पैसा आना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर और पैसा जाना, पैसे का आना और जाना ये मनी बिल की डेफिनेशन का पार्ट बनेगा ही बनेगा, चाहे फिर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, जिसमें से एक फंड में से पैसा निकालने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए होती है एंड दूसरे फंड यानी कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से पहले पैसा निकाल लो, बाद में सरकार इन्फॉर्म कर देगी पार्लियामेंट और फिर भर भी देगी जितना पैसा निकाला है, क्योंकि वो गुल्लक मेंटेन रहनी चाहिए। समझ रहे हो ना? अगर जैसे मतलब मान लो आपने अगर गुल्लक तोड़ ली है इमरजेंसी में वो करके और आपके पास फिर कहीं से एक हफ्ते बाद पैसे आ गए तो यू विल मेंटेन कि हाँ भाई मैंने इसमें से 22,000 रुपये निकाले थे यानी ये 22 को डाल के मैं दोबारा ही अपनी फ्रेश गुल्लक से वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मेरा अच्छा खासा अमाउंट अभी जोड़ा हुआ था पूरे साल का, वो तो मुझे निकालने पड़े क्योंकि इसको देने थे उसको देने थे, मम्मी ने मांग लिए थे, पापा ने मांग लिए थे, जो भी था। ये सेम चीज़ सरकार का एटीट्यूड होता है इस तरीके का। उसके बाद 6th, रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और इशू और कस्टडी ऑफ सच मनी एंड द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और द स्टेट। यहाँ पर एक बात याद रखना, कुछ नहीं कह रहा है आपसे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई टफनेस वाली बात नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर पैसा आना, उसकी कस्टडी, उसका कोई भी मनी का जो इशू है, लेकिन 6 पॉइंट बस आपको एक एडिशनल चीज़ ये पता कर जा रहा है, अकाउंट्स ऑफ बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ये मुद्दा भी मनी बिल के अंदर आता है। ठीक है। उसके बाद कोई भी मैटर जो कि ऊपर 6 मैटरों से जुड़ा हो एंड 6 मैटर से कुछ भी नहीं है, पैसे का आना एंड पैसे का जाना, ठीक है, वो मनी बिल की डेफिनेशन का पार्ट है। अब देखो आप चाहे भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर या कोई टेस्ट सीरीज उठाकर देख लेना, आई एम नॉट टॉकिंग स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी ओनली बट कंसिडरिंग अदर एग्जाम्स ऑल्सो, उसके अंदर एक चीज़ ना आपको ध्यान देने वाली ये चीज़ है, सिंपल एक क्वेश्चन, बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बनेगा किसी भी टेस्ट सीरीज के अंदर आप देख लेना, पॉलिटी की विजन के अंदर या जो भी होता है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। इन 7 में से कोई भी 4 लाइन होगी, पेयरिंग आ जाएगी उसकी 1, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कुछ भी करके आपको इन 7 को पहचानना पड़ेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार ये मनी बिल की डेफिनेशन का पार्ट है। मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन ये निकल सकता है, डिफाइन मनी बिल। अब जब ऐसा सिंपल क्वेश्चन अगर किसी को आ जाए ना, इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, डिफाइन मनी बिल। अब कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ यू आर एबल टू रिमेंबर आर्टिकल, और जो कि आपको करना चाहिए ही पहले से होमवर्क, ये आपको 50% मार्क्स तो इसी चीज़ के मिल जाएंगे, इसी के मिल जाएंगे। उसके बाद आपको ये 7 पॉइंट कट टू कट याद होने चाहिए। अब जब श्रेया एक बात बताओ, इन 7 पॉइंट्स के का होमवर्क जब हम कर ही रहे हैं, वर्ड टू वर्ड जब हम इनको याद कर ही रहे हैं, तो जब हम लिखने की पोजीशन में इनको बिना देखे, तो हम अगर स्टेटमेंट आ गई प्रीलिम्स की फॉर्मेट के अंदर ये क्वेश्चन आ गए, तो क्या उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते क्या? इसलिए टॉपिक में आपसे पता है स्टार्ट करने से पहले ही कह रहा था कि देखो प्रीलिम्स मेंस और पीएसआईआर ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से मनी बिल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के ऊपर अगर अभी कोई क्वेश्चन बनाना, आप 2023 का प्रीलिम्स अभी आने दो, आप पक्का मनी बिल के ऊपर एक क्वेश्चन देख लोगे। उसके बाद आगे एक चीज और है, however a bill is not to be deemed to be a money bill by the reason only if it provides for। एक बिल को मनी बिल नहीं माना जाएगा, कतई नहीं माना जाएगा, अगर सिर्फ उसके अंदर बातें हो किस चीज़ से, नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है ओनली इफ इट डील्स विद द मैटर ऑफ नंबर 1 कोई फाइन इम्पोज करना है या दूसरी हल्की फुल्की कोई पेनल्टीज इम्पोज करनी है, कोई पेमेंट हो किसी फीस लाइसेंस वगैरह की या कोई सर्विस की, सरकारी सर्विसेज की, उसके लिए, या फिर किसी भी टैक्स को इम्पोज करना, एबॉलिश करना, रेमिट करना, ऑल्टर करना, रेगुलेट करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा या किसी ऐसी बॉडी के द्वारा जिसका पर्पस लोकल पर्पस से हो, किसी डिस्ट्रिक्ट या जोन से जुड़ा हो, जो जिला होता है वहाँ तक जुड़ा हो, किसी एक राज्य की व्यवस्था का कोई एक कॉर्नर हो वहाँ से जुड़ा हो। मुझे क्या बताओ, ये मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर अगर नहीं आता, राइटर ये कह रहे तो ये कहाँ आता होगा फिर? नहीं, इसको सिंपल सा मैं इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन। सरकार तो ये सिर्फ एक सिंपल सा ऑर्डर पास करके कर सकती है ना। श्रेया
रात को अभी कितने 11 बज रहे हैं, सरकार सिंपल से एक ऑर्डर पास कर दे कि कल से जिसने भी ट्रैफिक लाइट जंप करी 250 रुपये से 500 रुपये बढ़ के चालान होने वाला है। इसके लिए ये सब की क्या जरूरत है, मनी बिल और ये सब की। सरकार को आप मान लो प्रधन्या अपना लाइसेंस बनवाने गए, ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी जब फ्रेंड ने 1 हफ्ते पहले बनवाया, मान लो उससे 1000 रुपये लिए। कल आप जब अपना बनवाने गए तो आपको पता नहीं था और वो आपसे बोल रहे हैं कि मैडम कल रात को ही तो ये ऑर्डर आया है सरकार का कि अब लाइसेंस की जो फीस है वो बढ़ाकर 1800 रुपये कर दी गई है। अब इसके लिए मनी बिल की क्या जरूरत है? एंड लोकल अथॉरिटी के लिए भी है, याद रखना। लेकिन थर्ड पॉइंट को एक बार ध्यान से देख लेना, अगर कोई भी टैक्स इम्पोज, एबॉलिश, रेमिट या ऑल्टर और रेगुलेट हो रहा है, लेकिन यहां पर देखो कहां गया, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर आएगा। नीचे वाला क्यों नहीं आ रहा मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर? उसके एम्बेड से वो बाहर क्यों निकल चुका है? बिकॉज यहां पर क्या कीवर्ड है? लोकल अथॉरिटी। अच्छा, अब एक चीज तो हमें तंग कर रही है ना यहां पर, यानी कि मनी बिल को अगर मनी बिल कहना है तो श्रेया, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन जाती है? उसकी इंटरप्रिटेशन। अब सवाल ये उठता है, मनी बिल को इंटरप्रेट कौन करेगा? सबसे पहले मुझे इसका आंसर बताओ कि मनी बिल कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, और सिर्फ इकलौते ही हाउस वो कौन सा होता है जहां पर इंट्रोड्यूस हो सकता है ये? लोकसभा। लोकसभा में सबसे टॉप का बंदा कौन जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इंटरप्रिटेशन का काम किसका? स्पीकर का। तो अगर कोई भी क्वेश्चन अगर अराइज होता है कि वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल। अब होता क्या है, सरकार को बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करवानी होती है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विमेन का कोई भी मुद्दा या किसी भी चीज का कोई मुद्दा डाल दिया, पैसों से रिलेटेड कोई भी मुद्दा, सरकार को अगर पता रहता है कि किसी और बिल से पास होकर अगर ये गया तो भाई साहब दूसरा उस भी जाएगा, वहाँ टाइम वेस्ट होगी, हमारे पास उधर टाइम वेस्ट होगा, हमारे पास उधर उतने नंबर भी नहीं है कि वो बिल पास हो सके। एक्ट बनते बनते हमारी उम्र निकल जानी है। तो सरकार इस केस के अंदर क्या करती है, बहुत बारी स्पीकर से बोलकर इंटरप्रेट करवा लिया जाता है बिल को, कि बिल को क्या बोल दो, क्या इंटरप्रेट कर लो, मनी बिल। ठीक है, लोकसभा में वो इंट्रोड्यूस होगा डेफिनेटली। और मनी बिल जब उसको बोल दिया गया तो इससे किसकी अहमियत खत्म कर दी गई? कौन सी सरदर्दी बिल्कुल खत्म ही हो गई बिल्कुल इससे, राज्यसभा में जाने की और राज्यसभा से पास करवाने की। सवाल मेरा ये उठता है कि स्पीकर ऐसा करेगा क्यों? हम क्यों स्पीकर के ऊपर शक करें कि वो ऐसा कर सकता है? आप बता दो। रूलिंग पार्टी का आदमी है और क्या स्पीकर का कुछ नहीं हो सकता? उसका जो डिसीजन होता है, इट कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और इवन द प्रेसिडेंट ऑल्सो कैनॉट क्वेश्चन इट और हर। क्योंकि यहां पर लाइन ही जब ये लिखी हुई थी तो उसका मतलब यही है, हिज डिसीजन ऑन दिस रिगार्ड इज फाइनल। अगर बिल, ये मनी बिल की बात है, अपना दिमाग मनी बिल पे ले आना। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकता था लोकसभा के अंदर। ये जब राज्यसभा को दिया जाता है उसकी रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, कितने दिन के लिए दिया जाएगा? 14 डेज। राज्यसभा अगर ये लोकसभा को वापस भेजे कुछ रिकमेंडेशन देके, तो लोकसभा क्या उसके लिए वो है, क्या बंदी हुई है क्या कि उसको एक्सेप्ट ही करना है? नहीं। अच्छा, अगर राज्यसभा बिल रख करे बैठ जाओ, 14 दिन तक वापस ना करे, हाँ, मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया, इट इज कंसिडर्ड एज बीइंग पास्ड। ठीक है, लाइन यहां पर ये थी
जब भी एक मनी बिल राज्यसभा को दिया जाता है उसकी रिकमेंडेशन के लिए एंड प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करा जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, उनके एसेंट के लिए, स्पीकर उसे इंटरप्रेट करके बिठवा लेता है डेट इट इज अ मनी बिल। कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल प्रोसीजर के बारे में बात करता है मनी बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। नंबर 1, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। किसकी रिकमेंडेशन पर? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के दिमाग में श्री रात को सोते सोते प्रतन्य ख्याल आ गया क्या कि कल सुबह मैं मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलूंगा लोकसभा को। प्रेसिडेंट को ये वाला काम किसने बोला करने के लिए? एनएस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसा जो कोई भी बिल होता है ना उसको गवर्नमेंट बिल ही माना जाता है हमेशा। क्यों? 2 चीज़ों की वजह से। एक तो सरकार ने बोलकर इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा, हमेशा वो ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेगा जिसका सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है? सरकार। और सरकार कहाँ बैठी हुई है? कौन से हाउस के अंदर? लोकसभा। इसलिए मनी बिल सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा। और दूसरे हाउस की कोई अहमियत नहीं होती। और हमेशा याद रखना इसको गवर्नमेंट बिल माना जाता है एंड ये सिर्फ और सिर्फ इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। ऐसा क्यों? वाई नॉट प्राइवेट मेंबर? क्योंकि वो किसका पार्ट नहीं है? गवर्नमेंट का, सरकार का। और क्यों नहीं है वो सरकार का पार्ट? क्योंकि वो क्या नहीं है? एमपी तो है वो, लेकिन क्या नहीं है? मिनिस्टर। मनी बिल जब पास हो गया है लोकसभा से, राज्यसभा को दिया जाता है वो उसकी कंसिडरेशन के लिए। राज्यसभा की बड़ी रिस्ट्रिक्टेड पावर होती हैं जब मनी बिल उसको मिलता है। वो ना ही मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है ना ही अमेंड कर सकता है, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये पॉइंट थोड़े से हमें ठीक लग रहे, देख लो ज़रा ऐसे। तो वो लोकसभा को उसको बिल रिटर्न करना होता है विद इन 14 डेज, चाहे तुम रिकमेंडेशन दो चाहे ना दो। अब वो ये नहीं बोल सकते श्रेया 14 दिन में हम क्या ही सोच लें, काफ़ी डिटेल बिल है, थोड़ा सा और टाइम दे दो। लोकसभा दे देगा थोड़ा सा टाइम? बोलो। प्रोसीजर है। लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है रिकमेंडेशन को, 1-2 को, सारी की सारी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकता है, या सारी की सारी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकता है। राज्यसभा की इसका यहाँ पर कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा की द्वारा पेश करी गई किसी भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो बिल ये माना जाता है इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस इन द मॉडिफाइड फॉर्म। कीवर्ड है इसके अंदर कि श्रेया ये क्वेश्चन आ सकता है कि मनी बिल को मॉडिफाइड फॉर्मेट के अंदर पास कब माना जाता है, कौन सी सिचुएशन के अंदर? जब राज्यसभा के द्वारा प्रेजेंट करी गई रिकमेंडेशन लोकसभा ने मान ली हो। अगर लोकसभा नहीं मानता उनको रिकमेंडेशन को तो बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ द हाउसेस इन द ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म दो डिफरेंसेस हैं बस ये, ठीक है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मनी बिल एंड ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मनी बिल। अगर राज्यसभा रिटर्न ना भी करे ना लोकसभा को बिल 14 दिनों के अंदर अंदर, बिल को मान लिया जाता है इट इज हैव बीन पास्ड बाय द बोथ द हाउसेस, ओरिजिनल उसी फॉर्मेट के अंदर जिसमें लोकसभा ने इसको प्रेजेंट करा था। तो यहाँ पर प्राधान्य कीवर्ड ये है ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर इसको पास मान लिया जाएगा, नॉट इन मॉडिफाइड फॉर्म। मॉडिफाइड फॉर्म की कंडीशन क्या है सिर्फ और सिर्फ अर्पित श्रेया? राज्यसभा के द्वारा पेश करी गई रिकमेंडेशन को, कितनी रिकमेंडेशन को, कितनी भी हो सकती है। हाँ, लोकसभा का इसका मतलब मनी बिल के केस में ज़्यादा पावर है उसके पास एज कंपेयर टू राज्यसभा, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रेसिडेंट मनी बिल के साथ क्या करेगा? उसको नहीं कर सकता विदहोल्ड और वगैरह, वो वीटो करना उसका?
वेरी गुड। जो काम आपसे पूछ के ही मैंने करा हो और आप उसमें मुकर जाओ तो आम भाषा के अंदर श्रेया मैं तो उसको मूड स्विंग बोल दूंगा, लेकिन यहाँ कोई ऐसा वर्ड यूज होता है कि संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर कि राष्ट्रपति जी के तो मूड स्विंग हो रहे थे इस वजह से इंट्रोड्यूस करवा दिया उन्होंने, अब वो मना कर रहे हैं कि साइन नहीं करेंगे। मनी बिल बहुत सीरियस चीज होती है, इसको लेकर कोई मजाक नहीं। संवैधानिक प्रक्रिया इसको लेकर काफी ज्यादा सतर्क होती है, सावधान होती है और काफी गंभीर होती है। तो जो लोकसभा है इसके पास ज्यादा पावर है एज कम्पेयर टू राज्यसभा विद रिगार्ड टू मनी बिल। ऑन द अदर हैंड बोथ द हाउसेज हैव इक्वल पावर विद रिगार्ड टू एन ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, फाइनली जब मनी बिल प्रेजेंट करा जाता है प्रेसिडेंट को, ही में ईदर गिव हिज एसेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल। रोक सकता है, कोई बात नहीं, डेडलाइन नहीं है कोई ऐसा कि साइन आज ही करना है, इतने घंटे के अंदर ही करना है, वो करना है, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता। कैनॉट, ये रहा वर्ड, कैनॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। नॉर्मली प्रेसिडेंट सिग्नेचर दे ही देता है जितनी जल्दी हो सके मनी बिल को, क्योंकि वो सी की प्रायर परमिशन से इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। अब एक बार के लिए हम लोग ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के डिफरेंसेस को जान लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। इसको चाहे कोई मिनिस्टर हो चाहे प्राइवेट मेंबर हो, यानी कि नॉर्मल एमपी हो, वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्टर के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करा जा सकता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो है इट इज इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही आ सकता है, और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन पीछे से किसने दी है? पीएमएनएस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राइट। ऑर्डिनरी बिल इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। मनी बिल जो है इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। राज्यसभा को बिल वापस करना पड़ेगा, चाहे रिकमेंडेशन देनी है चाहे नहीं देनी है। और लोकसभा के ऊपर भी कोई ऐसा नहीं है कि उसको मानना है कि नहीं मानना है। अगर लोकसभा इसकी रिकमेंडेशन को मान लेता है तो क्या बोला जाएगा कि बिल पास हो गया मनी बिल इन कैसी फॉर्मेट के अंदर? मॉडिफाइड फॉर्म। और अगर नहीं मानता है तो तब भी पास माना जाएगा क्या? पर उसका नाम क्या होगा? ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर। ऑर्डिनरी बिल जो है राज्यसभा इसको मैक्सिमम 6 महीनों के लिए रख सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय लगाए तो क्या मान लिया जाएगा? सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। क्या मैं इसको 180 डेज बोल सकता हूँ, मान सकता हूँ? क्यों अर्पित? 6 महीने 180 डेज ही तो होते हैं। डिफाइंड नहीं है और नहीं होते वैसे 6 महीने कभी भी 180 डेज। उसके बाद इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज ओनली। डिटेन का मतलब समझ गए ना, रखना। उसके बाद ऑर्डिनरी बिल जो है इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर। जब राज्यसभा को जब इसे देना पड़ता है, अगर ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ हो तो, क्योंकि राज्यसभा के अंदर भी तो हो सकता है ना पहले इंट्रोड्यूस। लेकिन जो मनी बिल है इट रिक्वायर्स द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। देखो आपको एक नया पॉइंट जानने को मिला जो कि ऊपर डिस्कस नहीं था ये, यानी कि जब इसे राज्यसभा को देना पड़ता है मनी बिल को लोकसभा को 14 दिनों के लिए, तो वो परमिशन कौन देता है कि हाँ चलो ठीक है अब दे दो इसको राज्यसभा को? स्पीकर। कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो सकती है श्रेया? यूपीएससी क्या करेगा? प्रेसिडेंट लिख देगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ इस वाले पॉइंट से एक स्पेशल तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि मनी बिल जब राज्यसभा को दिया जाता है श्रेया, तो कौन से बॉडी ऑफ पर्सन का थप्पा लगता है कि ठीक है लोकसभा की जितनी प्रक्रिया होनी थी हो गई, अब राज्यसभा को दे दो। पूछ लो उनकी भी रिकमेंडेशन, जो संवैधानिक प्रक्रिया 14 दिनों की नौटंकी जो करनी है कर लो इनके साथ। मानने की बात मान लेंगे, नहीं मानने की नहीं मानेंगे। ये पूरी प्रक्रिया को इनिशिएट करने वाला पर्सन कौन? यस,
उसके बाद ऑर्डिनरी बिल, लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑर्डिनरी बिल, और ये है मनी बिल्स। ये पेशेंट को दिया जाता है उसके सिग्नेचर के लिए जब ये दोनों हाउसेस के द्वारा अप्रूव हो चुका हो। डेडलॉक के केस में, डिसएग्रीमेंट के केस में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होता है, जिसको पेशेंट ही बुलाता है डेडलॉक के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। डेडलॉक का इशू रिजॉल्व हो गया, पेशेंट साइन कर देगा, फिर बिल पर ऑर्डिनरी बिल के केस में ज़रूरी नहीं है, उसके बाद भी रिजेक्ट कर सकता है ना। लेकिन मनी बिल की अगर हम लोग बात करें, ये राष्ट्रपति को दिया जाता है उनके सिग्नेचर के लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर इसे लोकसभा ने ही अप्रूव करा हो, क्योंकि यहाँ पर डिसएग्रीमेंट का कोई चांस ही नहीं बनता। तो आपको क्वेश्चन एक आ सकता है कि जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कैसी कैटेगरी ऑफ बिल्स के बीच में नहीं होता। अभी तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, हाँ दो ही तरह के तो बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। अभी हम देखो आगे और भी तरीके के बिल पढ़ेंगे, फाइनेंशियल बिल, जिसमें फर्दर 3 कैटेगरी हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, बिल क्लॉज 1, फाइनेंशियल बिल्स कैटेगरी क्लॉज 2, मतलब वही कैटेगरी 2 क्लॉज 2। तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान सिर्फ कहाँ पर नहीं है, मनी बिल के केस के अंदर, ठीक है। वहाँ पर क्योंकि कोई डिसएग्रीमेंट या डेडलॉक का कोई इशू बन ही नहीं सकता, इसलिए नहीं बन सकता, कौन से हाउस के पास पावर नहीं है बिल्कुल भी उसको देखने की, अपर हाउस, राज्यसभा। वेरी गुड। ऑर्डिनरी बिल अगर डिफीट हो जाए लोकसभा के अंदर, ठीक है, इट्स डिफीट इन द लोकसभा मे लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देख रहे हो, मे लीड टू, हो सकता है अगर इसको मिनिस्टर अगर इंट्रोड्यूस करे। क्यों, कौन सा मोशन पास हो जाएगा, नो गवर्नेंस मोशन। इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। यहां पर क्या डिफरेंस हुआ, मे का। लेकिन दोनों के केस में अगर जनरल स्टेटमेंट अगर आए प्रधन्या, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हाँ सरकार को रिजाइन देना ही पड़ेगा फिर तो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ। बताओ श्रेया। बिल्कुल ठीक है। ऑर्डनरी बिल की बात करें लास्ट पॉइंट की, इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन कितने टाइम के लिए, रिटर्न करने वाली बात कर रहा हूं मैं। रिटर्न करा जा सकता है हाउस को कितने टाइम के लिए, ओनली वंस, है ना। मनी बिल, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। क्यों, क्योंकि इसी की इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड ऑर्डिनरली हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सिग्नेचर दे देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, यार क्या है कि सरकार बोलती है प्रेसिडेंट को, ये भी एक ना प्रोसीजर है। मैंने वही बोला ना अभी कि प्रेसिडेंट को कोई सपने थोड़ी ना आ रहे कि मनी में इंट्रोड्यूस करवाना है, कोई मकसद भी तो होना चाहिए। प्रेसिडेंट को क्या पता देश का फाइनेंसिस क्या है, कहाँ काम लगना है, कहाँ पैसा लगना है ना। वो बस एक तरीका है। जैसे एक बार बताओ, इमरजेंसी लगाने का सोचा किसने होता है सबसे पहले देश में, रात को किसके दिमाग में खुराफेत आती है सोते सोते, प्रधानमंत्री को। नाम किसका हो जाता है कि ये खुराफेत किसके दिमाग में मची, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को। देश के आगे नाम बदनाम किसका होता है, कि आपातकालीन की स्थिति आ गई है, अनाउंस करने के लिए किसको आगे कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को। समझ गए, प्रेसिडेंट को घंटा कुछ पता था क्या कि करना क्या क्या नहीं करना है। इंदिरा गांधी जी ने कितनी देर में लगा दी थी इमरजेंसी, सुबह 6 बजे मीटिंग हुई थी, कितनी देर में मीटिंग वाइंड अप हो गई थी। वो क्या पढ़ा था हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस में,
6:15 15 मिनट की मीटिंग। इतना बड़ा डिसीजन सोच सकते हो श्रेया कि 15 मिनट में ले लिया जाएगा, वो भी नेशनल इमरजेंसी। हमारे देश में पता नहीं जब सरकार को अपने ऊपर बेसिकली खतरा महसूस होने लगे, या फिर जब हम किसी दूसरे देश के साथ वॉर की सिचुएशन में हो, और उस टाइम पर अगर राज्यों के ऊपर पावर अगर छोड़ेंगे तो आपसी सहमति बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक सामने वाला हो सकता है कि कंट्री एग्रेसिव होकर हमें हरा दे, तो उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में सारी पावर ले लेती है। आप लोगों को ये चीज़ तो पता है ना, इमरजेंसी के टाइम पे हमेशा पावर कैसी हो जाती है, हमारा स्ट्रक्चर फेडरल सिस्टम से कैसा बन जाता है, यूनिटरी। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।